एक कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा। अगर बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाए तो दूसरों के भी हाथ पैर काट सकता है, घाव कर सकता है और खुद के भी हाथ पैर काट सकता है। भावार्थ ये है कि नासमझ के हाथ में शक्ति आ जाए तो विध्वंसक हो जाती है, उसके लिए भी दूसरों के लिए भी। विजन जो है, विचार जो है, वो भी एक शक्ति है। ओशो जैसा विचारक, ओशो जैसा मनुष्य इस मानवता ने पहले कभी पैदा नहीं किया। बहुत बड़ी पावर है। वो पावर अगर मूर्खों के हाथ में लग जाए तो मूर्ख खुद का भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं, और कर रहे हैं। ये जो जबलाधारी, मालाधारी, देवदत्त और ये लठ भारती और रिंग मास्टर और पता नहीं कौन कौन, ओशो बोलते हैं, कई बार याद दिलाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, समझो, लेकिन करो वो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरी बांध के मत चलना। बार बार चेताते हैं। इवन एक बार ये भी बोला किन्हीं अर्थों में कि अगर तुम मेरी बात मान के चले और अगर गड्ढे में गिर गए तो मैं बाहर खड़ा होकर हंसूंगा, लेकिन समझ के बिना अगर विजन को ढोते रहे तो स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाती है, स्किज़ोफ्रेनिक। बुद्धि कहीं और ले जाती है, कंडीशनिंग या संस्कार कहीं और ले जाते हैं, बट जाता है व्यक्ति। और ये बटना कई आयामों में हो सकता है, 2, 3, 4, 6। मन कुछ और कह रहा है, कंडीशनिंग कुछ और कह रही है, शरीर कुछ और कह रहा है, इंद्रियां कुछ और कह रही है। बहुत बड़ी जोखिम है। जब मैं इन दिनों में काफ़ी लोगों के लिखा या कहीं बोला सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है सालों साल ओशो के पास रहे, लेकिन वही सांप्रदायिकता का जहर उनके अंदर, वही मूर्खता वैसी की वैसी। वो फिर ओशो को क्या सुन रहे थे? अब कहीं ओशो की बात भी अच्छी लगी और कहीं अंदर ही अंदर उनके वो मवाद भी चल रहा था। अब आप देखो कि व्यक्ति दो तरीके का हो गया। एक तरफ ओशो की बात है, दूसरी तरफ उसकी अपनी सड़ान। एक हमारी परिचित के किसी कविता पर एक ऐसी पुराने की मैं कमेंट पढ़ रहा था, शान शान जियो, कुछ भी स्थायी नहीं है। भाई तू जी के बता देना, कब्र में लोगों के पेड़ लटके होते, तू तो लगभग कब्र में जा चुका है। शंकर जी की जी लेना भाई। लेकिन ये बातें हैं बेचारी, ओशो से सुन ली और चेप दी। अब ओशो कहते हैं कि खुद समझो, खुद करो और जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। क्या क्षण क्षण जीने का अनुभव हुआ तो जरूर अधिकार है कहीं और लिखने का। नहीं हुआ तो फिर ओशो की बात, ये तो मानसिक विकार है। अब ओशो कई तरीके की बात। अब क्या होता है कि ओशो जब एक विजन दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आज ही के लिए, हो सकता है वो 1000 साल के बाद भी हो सकता है वो किसी और जो मनुष्यता है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। आज हम उतने परिपक्व नहीं हुए, या आज हालात ऐसे नहीं हुए कि हम उसको यथार्थ में ले पाए, या फिर ओशो कई बातें ऐसी बोल रहे थे जो उनके कम्यून के संदर्भ में बहुत सही थी, उपयुक्त थी। अब जैसे कि वो परिवार के विरोध में बोल रहे थे, या इस तरीके की व्यक्तिगत संपदा और बातों पे जो बोल रहे थे, तो अब वो कम्यून अगर होगा तो फिर कम्यून का सब कुछ होगा। लेकिन कम्यून ही नहीं बना तो फिर कहाँ जाओगे? तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा तो इंटेलिजेंस के साथ में देखना पड़ेगा। अब जैसे कि ओशो कई बार शारीरिक संबंधों को लेके, स्त्री पुरुष को लेके वो कहते रहते हैं भाई ये इंद्रिय का स्वभाव नहीं कि एक से तुम्हारा मन भरे तो 2 तरफ की तरफ या 4 की तरफ, या जो तुम्हारा मन होता है उसकी तरफ जाने में कोई बुराई नहीं है। अब ये बात तो वो एकदम सही कहते हैं, ये सच है कि ऐसा ही होता है, लेकिन कंडीशनिंग कितनी गहरी गई हुई है।
क्या ये संभव है कि आप अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी और के पास जाने दो? हकीकत में ऐसा जी सकते हो? नहीं जी सकते। नहीं कोई स्त्री अपने पति को या प्रेमी को कहीं इधर उधर जाने देगा। अब ओशो एक समझाइश दे रहे हैं। ओशो ने एक बार एक युवक को कहा ना कि भाई कि उसने कहा कि जब आप प्रेम की बातें करते हो तो मुझे लगता है कि मेरे प्रेम की भी। तो ओशो ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे प्रेम की बातें, मैं जिस प्रेम की बातें कर रहा हूँ उसको ध्रुव तारे की तरह ऊपर चमकता रहने दो, वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। तो ओशो हमें सब तरीके की संभावनाओं, हमारी संभावनाओं को चुनौतियाँ दे रहे हैं, उस पर जड़ होकर चिपक नहीं जाना है। कभी होंगे हम भी परिपक्व, ठीक है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सरलता से ले पाएंगे, ये होगा। अब एक सज्जन थे, अपने आप को कवि कहते थे, तुकबंद थे लेकिन हाँ कवि था, क्योंकि ओशो ने उनकी काफ़ी सारी कविताएं प्रवचनों में ली थी। माउंट आबू के टाइम से ओशो के साथ थे, तो उनकी कविताएं जब तक हिंदी में ओशो बोलते रहे उनकी कविताएं लेते थे, और जैसा भी मज़ा तो आता था उनकी कविताओं का। अब बातें तो प्रेम की करना, इसकी करना, उसकी करना, बड़ा मजा है, कविताओं में भी चेप देने में बड़ा सरल है, लेकिन हकीकत में उस विजन को जीना इतना आसान नहीं है। एक कहीं संदर्भ में कहीं गए थे 150 सन्यासी, और उनकी युवती बेटी थी, वो किसी युवक के साथ कहीं थोड़ी पीछे रह गई होगी आने में, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ वो कहीं बातें करते रह गए। 100 लोगों के सामने उन कवि महोदय ने अपनी बेटी को इतना जलील किया, सिर्फ के वो किसी युवक के साथ बातें करते हुए आ रही थी। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा, ये होता है। बातें सुन लेनी अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में उसको जीना असंभव होता है। फिर बड़ी चालाकी होती है मन की। व्यक्ति अपने अपने लिए तो कि जब वो कहते हैं कि हाँ यार एक से तुम्हारा मन नहीं भरता दूसरे के पास, तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं चाहूँ लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई भी स्त्री नहीं जाए। फिर उनकी कंडीशनिंग आगे आ जाती। जब हम पूना में रहते थे तो 12 महीने एक दौर ऐसा था जहाँ हजारों हजारों लोग आ रहे थे, तो हमने कभी भी स्त्री पुरुष का बैलेंस वहाँ बिगड़ते नहीं देखा। स्त्रियाँ भी होती थी, पुरुष भी होते थे, और एक अलग ही तरीके की। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा के दिन आते थे 5 दिन, तब वो बैलेंस बिगड़ जाता। पुरुष ही पुरुषों का ढेर, स्त्रियाँ कम पड़ जाती थी। क्योंकि तो मैं कभी कभी मजाक भी करता था, भाई तुम यहाँ आ जाए तो फ्री सेक्स करने के लिए, तो अपने परिवार की भी स्त्रियों को लाओ, तुम हमारी स्त्रियों के साथ जाओ, हम तुम्हारी स्त्रियों के साथ जाएं। बड़ी चुपती थी बात। एक बार मेरी एक अमेरिकन मित्र संन्यास लेने वाली थी, वो होते हैं विदेशी थोड़ा से फितूरी, तो जिस दिन संन्यास लेना था तो वो MG रोड गई और दिन में, और साड़ी और पेटीकोट और सब चीज़ भारतीय परिधान पहन के आ गई, और वो संन्यास के पहले जो कीर्तन भजन चल रहा था उसमें बड़ी मस्त होकर नाच रही थी, आनंदित थी। अब एक युवक उसके पास जाए और उसको हक कर ले, एक बार 2 बार, वो बेचारी भाव में, और फिर जगे। तो मैं जब बाद में 5-6 बार हो गया तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई कहाँ से आया? तो बोले कि मैं सूरत से आया। मैंने कहा शादीशुदा? बोला हाँ। तो मैंने कहा अगली बार तू अपनी पत्नी साथ में लेके आना। बोले क्यों? मैंने कहा भाई तू मेरी पत्नी के चिपक रहा, मैं तेरी पत्नी के चिपकूंगा। अब ये चला क्या होती है मन की, अपने लिए बात अलग, दूसरे के लिए बात अलग। अब ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात जो होती है ना, स्किज़ोफ्रेनिक जिसकी बात कहती है, ये अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व हो जाते हैं। एक ही स्थिति परिस्थिति में 10 तरीके से दिमाग चलता है, दिमाग किसी और तरीके से चल रहा है, शरीर कहीं और जा रहा है, इंद्रियां कहीं और जा रही है, कंडीशनिंग कहीं और रुला रही है। और मैंने ऐसे लोग देखे जिनको मैंने भर भर रोते हुए देखा है, क्योंकि हालात कुछ बिगड़ गए जिनको वो नहीं संभाल पाए। तो नाहक ऐसी झंझटों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है, जो शायद उसे भी हम यही कहते रहे, कि सक्रिय ध्यान को पूरी ताकत से सालों करना जरूरी है, क्योंकि सक्रिय ध्यान जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके इमोशंस को और आपके अचेतन तक के कई चीज़ों को उकेड़ देता है, साफ कर देता है।
तब ओशो का विजन जाता है तो उसको अधिक आसानी होती है जीने में। हालांकि ओशो जो विजन दे रहे हैं कई तलों पे, वो इतना आसान नहीं है, बहुत उच्च प्रतिभा चाहिए। तो जब तक कि वैसी उच्च प्रतिभा ना हो, जब तक कि हम तैयार नहीं हो, हमारी अपनी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी के साथ जीना चाहिए। कैपेसिटी से ज़्यादा का भार ढोने की कोई ज़रूरत नहीं और नौटंकी नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, बड़े सांप्रदायिक हो रहे हैं और बड़े कि एक राजनेता के अंधभक्त हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, ये क्या हुआ? कोई कल्पना भी कर सकता है कि ओशो से जुड़ा एक व्यक्ति, और वो भी कई तो ऐसे जो बहुत सालों जुड़े रहे, एक सिरफिरे राजनेता के भक्त हो रहे हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर चीज़ें रहेगी, भीतर कुछ बदलाव आए नहीं। ओशो लगातार इस पे चोट करते रहे। जब भी उनसे कई प्रश्न पूछे जाते, कई बार वो कहते थे तुम्हारे ये प्रश्न उस कंडीशनिंग से आ रहे हैं। जिस समाज, परिवेश और संप्रदाय में और जिसमें विचार में हम जीते हैं, उसके असर अचेतन तलों तक चले जाते हैं। ओशो एक नई यात्रा है, नई शुरुआत है। जरूरी नहीं कि वो व्यावहारिक में हमारे जीवन में आ पाए। हम साधक हैं, अभी चल रहे हैं, यात्री हैं, अभी कई तरीके के अटकाव हैं, भटकाव हैं और कई तरीके के हमारे को मोड़ों से गुजरना है। तो ईमानदारी से, प्रामाणिकता से हम जीते चले जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसी कारण से मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी मध्यस्थी की ज़रूरत नहीं है। ये जो जबलाधारी, मालाधारी, देवदत्त और लट्ठभाग, ये बहुत भयानक नुकसानदायक है, क्योंकि वो भी खुद ही अभी बहुत भटके हुए हैं, वो दूसरों को भी भटकाएंगे ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि करेला और जहर चढ़ा, पहले ही तो हम करेले और फिर ये देवदत्त जैसे लोग उसको जहर चढ़ा देते हैं। ओशो को सुन लें, ओशो को पढ़ लें, ध्यान करें, क्योंकि ध्यान हमारी हर तल पे तैयारी करता है। इतना भर हो जाए फिर ठीक है। ओशो तो बहुत सारी बातें बोल रहे, लेकिन हमारी अभी क्षमता नहीं है। जितनी हमारी क्षमता है उतना हम जी लें, उतने तो कम से कम प्रामाणिक रहें कि भाई ठीक है, ओशो तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोले, लेकिन अभी उतनी मेरी क्षमता नहीं है। ओशो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है कि हिमालय पे चलो, लेकिन अभी मेरी ताकत इतनी भी कि छोटा सा टीला चढ़ पाऊँ, अभी मेरे पैरों में इतना बल नहीं आया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतना सत्य को स्वीकारेंगे तो क्षमता आ जाएगी, टीले पे भी चढ़ेंगे और टीले से चढ़ के हमारी इतनी अभ्यास हो जाएगा कि हम हिमालय भी चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इतनी प्रामाणिकता और ईमानदारी नहीं है तो हम टीला भी नहीं चढ़ पाएंगे, गड्ढे में बैठे रह जाएंगे। और ये बैठे रह गए बहुत सारे, ये जो बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी जो गैंग है, ये सब कीचड़ में पड़े रहते हैं। प्रामाणिकता आई नहीं, ईमानदारी आई नहीं, दोगलापन आ गया, पाखंड आ गया, दिखावा आ गया, धूर्तता आ गई। क्योंकि ऊपर से जबला पहन लेने में, माला पहन लेने में, या टोपा लगा लेने में, कुर्सी बेड पे बैठ जाने में और धक्के देने में, इसमें कुछ नहीं जा रहा है। फिर अगर कोई ऐसा है जो कि कुछ साल ओशो के साथ रहा हो या ओशो के कार्य में लगा रहा हो, तो उसके लिए तो आसान का काम चीज़ें हो जाती। लेकिन फिर वो एक बहुत ही और भी जटिल हो जाती है चीज़। पहले ही तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है, पहले ही तो हमारे लिए चुनौती है ओशो और ओशो का विजन और ओशो का संन्यास और ओशो का और बुद्धिमत्ता और नया मनुष्य और सब कुछ, और फिर ये बीच में आ गए जो खुद ही गिरे पड़े हैं। हम में थोड़ी बहुत क्षमता भी है कि चल पाए, तो इनके चक्कर में हम गिरे पड़े रह जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये किसी देवदत्त, किसी रिंग मास्टर, किसी लट्ठभारती, किसी जबलाधारी, किसी भी मालाधारी, किसी भी इस तरीके के धक्काधारी के चक्कर में मत पड़िए। किसी इस तरीके के कार्यक्रमों में मत जाइए, चाहे वो ध्यान के नाम पे किए जा रहे हैं, चाहे वो ओशो के नाम पे किए जा रहे हैं। ये गलत रहा है। मैं कल सुन रहा था, किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा कि नो माइंड ग्रुप करवा रहे हैं। पता है नो माइंड कितना संवेदनशील चीज़ है, कितनी उसमें जोखिम हो सकती है। मैंने देखा है पूना में जब ये ग्रुप होते थे, गंगा आती थी जर्मनी से, वृद्धा वो करवाती थी इसको। कुछ भी कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है। जबकि ओशो ने साफ मना किया कि भारत में थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पूना में होगी। क्यों कहा था हमने ओशो? क्योंकि वहाँ एक पूरी व्यवस्था है।
वो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन केस कोई किसी तरीके की जोखिम आ जाए तो वहाँ कोई संभाल सकता है। मैंने खुद ने देखा, एक 17 साल की युवती कोमा में चली गई थी, काफ़ी दिनों तक इनलेक्स में भर्ती रही। उसकी माँ को तो वीज़ा ही नहीं मिला भारत आने का। तो हम लोगों को 2-2 घंटे के लिए वहाँ पे उसके यहाँ ड्यूटी लगती थी, जो ताकि उसको डॉक्टरों को, नर्सों को हम बता सकें, दवाइयाँ दे सकें, समय पे चल सके। और मैं और मेरी मित्र जब हम बैठे थे उसके पास, तो पहली बार वो होश में आई थी। होश में आई तो बोले कि मैं कहूँ, मैं तो ग्रुप में थी। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है, फ़ायदे की जगह काफ़ी बड़े नुकसान हो सकते हैं। मत करो ये फूहड़ता बचकाना भाई, ये तुम्हारी गुरुडम फूहड़ गुरुडम के चक्कर में किसी के जीवन बर्बाद कर दो, कर रहे हो। ओशो जो आशीर्वाद बन सकते हैं, अभिशाप बन रहे हैं इन मध्यस्थों की वजह से। जैसा ओशो ने बार बार कहा, मेरे संदेश बनो, संदेशवाहक नहीं। ये सारी कौम जो है वो संदेशवाहक बन रही है, पाखंडी धूर्त। ये पजवाने पुजवाने के लिए पैसे के दिखे कुर्सियों पे बैठ के ये सब करने। मैं देखता हूँ फेसबुक पे, अरे यार अभी तो खुद पे काम करो यार भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? और वो भी ओशो के नाम से? नहीं, बहुत सतर्कता और सावधानी की ज़रूरत है। साधक कहा जाता है हमें, अभी बहुत लंबी साधना है। जब कुछ घटेगा तो स्वतः कई चीज़ें होगी, अगर होना होगी तो हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक सहयोग करिए। सावधान रहिए, सावधान रहिए। ओशो के नाम से मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को तबाह होते देखा है। मत पढ़िए इसके किसी चक्कर में। अपनी क्षमता के अनुसार ओशो को पढ़िए, जिए और फिर उसी के अनुसार चलिए। ओशो तो बहुत बड़ी हमें चुनौती दे रहे हैं, हम अपने ढंग से चलें, और यही ओशो भी चाहते हैं। हमारी जितनी क्षमता है उतना हम करें, उससे ज़्यादा